आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तराखंड में होने वाली चार धाम यात्रा के बारे में। इस यात्रा के दौरान हम विजिट करते हैं यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की। अपने इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये यात्रा कब शुरू हुई और इन मंदिरों से जुड़ी हुई हमारी कौन सी मान्यताएं हैं। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि यहाँ की यात्रा आपको कैसे करनी है, कौन से मंदिर तक हमारी मोटरेबल रोड है जहाँ पे हम डायरेक्ट पहुंच सकते हैं और कौन से मंदिर पे जाने के लिए हमें ट्रैकिंग करनी पड़ती है या फिर उन रूट्स पे कौन सी अल्टरनेट ट्रांसपोर्ट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अपनी चार धाम यात्रा के दौरान इन मंदिर के अलावा हम और कौन कौन सी जगहों को विजिट कर सकते हैं, कौन कौन सी जगहों को देख सकते हैं। और इस वीडियो के आखिर में हम ये भी जानेंगे कि इस चार धाम की यात्रा हम कितने दिनों में तय कर सकते हैं, ये यात्रा कहाँ से शुरू होती है और आपका एक अप्रोक्सीमेट बजट कितना होगा अगर आप सोलो ट्रैवल करते हैं या फिर अगर आप एक ग्रुप पैकेज अपना बुक करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा और आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा फ्रॉम सफर जिनी स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहां हम हर हफ्ते आपके लिए जानकारी से भरी एक रोचक एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। इन वीडियोस के माध्यम से हम आपको एक नई डेस्टिनेशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि आप जब भी अपनी कोई जर्नी प्लान कर रहे हैं तो उस डेस्टिनेशन के बारे में आपके पास एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं जाने से पहले जाने, नो बिफोर यू ट्रैवल। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं उत्तराखंड में होने वाली चार धाम यात्रा के बारे में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो अहेड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इट्स अ पर्सनल रिक्वेस्ट। Knowledge series on Char Dham is brought to you by Safajini, the brand of Ashirwad Holidays Private Limited. जाने से पहले जाने, know before you travel. ये चार धाम की यात्रा भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य उत्तराखंड में की जाती है। उत्तराखंड बेसिकली दो डिविजन्स में डिवाइडेड है, एक गढ़वाल डिवीजन, दूसरा कुमाऊं डिवीजन। अगर हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे उत्तराखंड को डिवाइड करें तो हम गढ़वाल को बेसिकली पिलग्रिमेज एंड लीजर के लिए प्रमोट करते हैं और कुमाऊं डिवीजन को नेचर एंड वाइल्ड लाइफ के लिए। अगर हम पिलग्रिमेज साइट्स की बात करें गढ़वाल रीजन में, हरिद्वार जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है, यहाँ महाकुंभ का आयोजन होता है। चार धाम की बात करें तो यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम यही गढ़वाल डिवीजन में है। पंच केदार यही गढ़वाल में है, पंच बद्री यही गढ़वाल में है। इसके अलावा अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर के लिए आप देहरादून, मसूरी, औली, चौपता इन सारी जगहों पे विजिट कर सकते हैं। और अगर हम कुमाऊं डिवीजन की बात करें तो कुमाऊं डिवीजन में बेसिकली नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, पिथौरागढ़, जिम कॉर्बेट, मुंशियारी, चकोरी ये सारी जगह आती हैं और इन सारी जगहों पे आप नेचर और जिम कॉर्बेट में आप वाइल्ड लाइफ का एंजॉय कर सकते हैं। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि उत्तराखंड के चार धाम यात्रा को बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज करते हैं, जो हमारा मेन चार धाम यात्रा है। हम इस उत्तराखंड की चार धाम यात्रा में यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं, जिसे छोटा चार धाम भी कहा जाता है। लेकिन अगर हम मेन चार धाम की बात करें तो उस चार धाम में हमारे बद्रीनाथ धाम, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम ये चार धाम आते हैं। तो है ना एक रोचक जानकारी। तो अगर आप भी कंफ्यूज थे अभी तक चार धाम यात्रा को लेकर के तो इन फैक्ट्स को क्लियर कर दीजिए। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने ये शब्द दिया चार धाम, जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म के दो बिलीफ शैव एंड वैष्णव को कंबाइन किया हमारी दो पवित्र नदियों के साथ, गंगा और यमुना, और इन चारों को कंबाइन करके एक पवित्र तीर्थ स्थल का निर्माण किया। सन 1950 से पहले ये मार्ग काफी दुर्गम थे और यहाँ पे सिर्फ साधु संत या वो धनाढ्य लोग जो इन रास्तों पे जाने का खर्च वहन कर सकते थे, सिर्फ वही लोग इन चार धाम की यात्रा कर पाते थे। सन 1962 की इंडो चाइना वार के टाइम तक यहाँ पे प्रॉपर मोटरेबल रोड की भी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उसके उपरांत यहाँ के लोगों के अथक प्रयास और गवर्नमेंट के सपोर्ट के बाद रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया गया और आज इन सारी जगहों पे पहुंचने के लिए एक अच्छे रोड नेटवर्क की व्यवस्था है
और अगर आप चाहें तो इन चारों जगहों पे हवाई यात्रा भी कर सकते हैं। छोटा चार धाम की यात्रा श्रृंखला में यमुनोत्री धाम सबसे पहला धाम है, जो गढ़वाल रीजन के हिमालयन रेंज में 3291 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। यहाँ की मान्यता के अनुसार कलयुग में मानव जाति के कल्याण के लिए हमारे पूर्वजों में से एक जय मुनि तपस्या करके देवी यमुना को इस धरती पे ले आए थे। देवी यमुना को यमराज की बहन माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि अगर इस स्थान पे आप यमुना नदी में स्नान करते हैं तो आपने अपने लिए एक पेनलेस डेथ जो है वो सिक्योर कर ली है। काले संगमरमर के पत्थर से बनी हुई देवी यमुना की मूर्ति को विंटर्स में मंदिर बंद हो जाने के बाद खरसाली में लाके स्थापित किया जाता है और यहीं पे इनकी पूजा की जाती है। और मंदिर जब वापस खुलता है तो इस मूर्ति को वापस यमुनोत्री टेम्पल ले जाया जाता है। यमुना नदी को गंगा और सरस्वती की सिस्टर या सहायक नदी भी कहा जाता है। सन 1839 में टिहरी के राजा सुदर्शन शाह ने इस मंदिर को सबसे पहले बनवाया था, लेकिन नेचुरल कैलामिटीज की वजह से यह मंदिर कई बार क्षतिग्रस्त हुआ, जिसके बाद 19वीं सेंचुरी में जयपुर की महारानी गुलेरिया ने इस मंदिर को दोबारा बनवाया। यमुनोत्री धाम जाने के लिए आपकी जो मोटरेबल रोड है वो सिर्फ जानकी छत्ती तक अवेलेबल है। जानकी छत्ती से आपको यमुनोत्री टेम्पल तक पहुंचने के लिए ट्रैक करना होता है, जो तकरीबन 4 से 5 घंटे आपको लग जाते हैं। इस रूट पे अल्टरनेट ऑप्शन जो अवेलेबल हैं जाने के लिए आपको डोली और खच्चर, ये तीनों व्यवस्थाएं वहां पे मिल जाती हैं। तो आप अपनी सुविधा अनुसार इनमें से किसी भी अल्टरनेट मीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हनुमान चट्टी से भी यमुनोत्री धाम की ट्रैकिंग कर सकते हैं, लेकिन ये रूट थोड़ा सा लंबा है और यहाँ ट्रैकिंग में आपको तकरीबन जो है 7 से 8 घंटे का समय लग सकता है। आप अपनी यमुनोत्री धाम यात्रा के दौरान यमुनोत्री धाम टेम्पल के अलावा सूरजकुंड, दिव्यशिला, हनुमान चट्टी, जानकी चट्टी, शनि टेम्पल और खरसाली की भी यात्रा करते हैं। छोटा चार धाम की यात्रा श्रृंखला में गंगोत्री धाम का स्थान दूसरा है, जो गढ़वाल रीजन के ग्रेटर हिमालयन रेंज में 3100 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। यहाँ की मान्यता के अनुसार राजा भगीरथ तपस्या करके देवी गंगा को धरती पर लाए थे ताकि वो अपने पूर्वजों को मोक्ष दिला सकें। इस कथा के अनुसार राजा सागर, जो राजा भगीरथ के पूर्वज थे, उन्होंने जब अश्वमेघ यज्ञ किया उस दौरान उन्होंने अपने अश्व को भ्रमण करने के लिए छोड़ दिया, लेकिन कुछ दिनों के उपरांत जब वो अश्व उनके सैनिकों को नहीं मिला तो राजा सागर के पुत्र उस अश्व को ढूंढने के लिए पूरे राज्य में निकल पड़े। इस दौरान वो कपिला मुनि के आश्रम पहुंचे और उन्होंने अपने अश्व को कपिला मुनि के आसपास बंधा हुआ पाया। कपिला मुनि उस वक्त अपने ध्यान में मग्न थे और इन पुत्रों ने उनको डिस्टर्ब किया और उनके ऊपर अश्व को चुराने का आरोप लगाया, जिससे मुनि जो है वो क्रोधित हो गए और उन्होंने इनको वहीं पे भस्म कर दिया और उन्हें शाप दिया कि इन्हें मोक्ष तभी मिलेगा जब इनकी अस्थियां गंगा के संपर्क में आएंगी। उस वक्त तक गंगा नदी जो है वो स्वर्ग में ही बहा करती थी। जब राजा भगीरथ को इस चीज का बोध हुआ तो अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए उन्होंने संकल्प लिया और देवी गंगा की तपस्या करने लगे। राजा भगीरथ ने हजारों वर्ष तक देवी गंगा की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवी गंगा ने उन्हें आश्वस्त किया कि वो धरती पे आके उनके को मोक्ष प्रदान करेंगी। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। देवी गंगा ने उन्हें आगाह किया कि जब वो धरती पे आएंगी तो उनका वेग इतना प्रबल होगा कि जिससे धरती का विनाश हो सकता है, धरती जो है वो टूट सकती है, खंड खंड हो सकती है। तो उनके वेग को संभालने के लिए भगवान शिव अगर अपनी जटाओं के द्वारा देवी गंगा को धरती पे मार्ग दें तो उनका वेग जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। जिसके उपरांत राजा भगीरथ ने पुनः भगवान शिव की आराधना की, उनको प्रसन्न किया और उनसे आग्रह किया कि देवी गंगा को धरती पे लाने में उनकी मदद करें, जिसमें भगवान शंकर ने उनका साथ दिया और देवी गंगा को धरती पे ले आए और राजा भगीरथ के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। सफेद संगमरमर से बनी हुई देवी गंगा की मूर्ति को विंटर्स के टाइम पे मुकवा विलेज में लाके स्थापित किया जाता है और यहाँ उनकी पूजा की जाती है। मुकवा वही विलेज है जहाँ पे चमन ऋषि ने भीम के साथ विश्राम किया था जब वो पांडवों के अश्वमेघ यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आ रहे थे। गंगोत्री धाम जाने के लिए आपको
मोटरेबल रोड जो है वो मंदिर के नजदीक तक मिलती है। पार्किंग जो है मंदिर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। सो अगर आप गंगोत्री धाम की यात्रा कर रहे हैं तो आपको कहीं ट्रैक करने की जरूरत नहीं है और आप गंगोत्री धाम आसानी से विजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गोमुख की यात्रा करना चाहते हैं, जिसे गंगा नदी का उद्गम स्थान माना जाता है, वो गंगोत्री मंदिर से तकरीबन 18 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है और यहाँ पे आपको ट्रैक करके जाना होता है। अगर आप गोमुख ट्रैक करना चाहते हैं तो आप इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पहले से पूरी कर लें, क्योंकि पर डे यहाँ पे लगभग 150 ही परमिट इशू किए जाते हैं। आप अपने इस गंगोत्री धाम की यात्रा के दौरान गंगोत्री टेम्पल के अलावा भगीरथ शिला, पांडव गुफा, गंगनानी और हर्षिल को भी विजिट कर सकते हैं। 18वीं सेंचुरी में नेपाली जनरल अमर सिंह थापा ने गंगोत्री धाम टेम्पल का निर्माण कराया था, जो समय के साथ क्षतिग्रस्त हुआ और जयपुर के महाराजा ने 19वीं सेंचुरी में इस मंदिर को वापस रीबिल्ड किया। छोटा चाल धाम की इस यात्रा में केदारनाथ धाम तीसरा धाम है, जो गढ़वाल रीजन के हिमालय रेंज में 3584 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। यहाँ की मान्यता के अनुसार सतयुग के प्रारंभ में भगवान विष्णु के 2 अवतार नर और नारायण, इन्होंने यहाँ पे भगवान शिव की तपस्या की, आराधना की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको यहाँ पे दर्शन दिए और उनसे वरदान मांगने को कहा। लेकिन नर और नारायण साधु थे, उनकी प्रवृत्ति साधु की थी, तो उन्होंने कहा, भगवान हमारे लिए तो आपका दर्शन मात्र ही बहुत है, लेकिन मानव जाति के कल्याण के लिए हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप यहाँ पे ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाइए। और तभी से यहाँ पे भगवान शिव की एक ज्योतिर्लिंग है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये केदारनाथ धाम का ज्योतिर्लिंग भी प्रमुख है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद महर्षि व्यास के सुझाव पे पांडव यहाँ पे आए ताकि वो भगवान शिव से ब्रह्म हत्या और गोत्र हत्या के लिए माफी मांग सके, लेकिन भगवान शिव उन्हें माफ नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नंदी का रूप धरा और यहीं पे जानवरों के बीच में विचरण करने लगे। लेकिन पांडवों ने उन्हें पहचान लिया। तब भगवान शिव उनसे छिपने के लिए जमीन के अंदर सिंक होने लगे, लेकिन भीम ने उनकी पूंछ को पकड़ लिया और उनसे आग्रह किया कि भगवान शिव उनको दर्शन दें और उनके इस कृत्य के लिए उनको क्षमा करें। उसके ऊपर पांडवों ने यहाँ पे केदारनाथ जी के लिए मंदिर का निर्माण किया और यहाँ पे भगवान शिव की पूजा अर्चना की। आज का जो केदारनाथ जी का मंदिर है उसे 8वीं सेंचुरी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बनवाया था, जो इस मंदिर के बिल्कुल निकट स्थित है। विंटर्स के टाइम पे जब मंदिर बंद हो जाता है तो भगवान शिव की मूर्ति को उखी मठ में लाकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। उखी मठ का नाम उषा मठ से पड़ा। उषा राक्षस बानासुर की पुत्री थी, जिसने भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से इसी स्थान पे विवाह किया था। केदारनाथ जी जाने के लिए आपको अपनी गाड़ी सोनप्रयाग में छोड़नी होगी। हालांकि मोटरेबल रोड गौरीकुंड तक है, लेकिन गौरीकुंड से सोनप्रयाग के बीच में वहाँ की लोकल व्हीकल्स ही चलती हैं। सोनप्रयाग में अपनी गाड़ी ड्रॉप करने के बाद, छोड़ने के बाद आपको वहाँ से ट्रैक करके केदारनाथ जी जाना होता है। अगर आप फिजिकली फिट हैं और आप अपनी ब्रेक्स कम लेते हैं तो सोनप्रयाग से केदारनाथ जी पहुंचने के लिए आपको तकरीबन 5 से 6 घंटे का समय लग जाता है। इसके अलावा इस रूट पे आपको पिट्ठू, पोनी और पालकी की व्यवस्था मिलती है। आप अपनी सुविधा अनुसार इनमें से किसी भी अल्टरनेट मीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप केदारनाथ जी की यात्रा सेम डे में करना चाहते हैं, आप वहाँ केदारनाथ जी में स्टे नहीं करना चाहते हैं, तो आप हवाई यात्रा भी कर सकते हैं। हवाई यात्रा के लिए आप फाटा और सिरसी इन दोनों हेलीपैड से हेलीकॉप्टर लेके जा सकते हैं और आप सेम डे दर्शन करने के बाद वापस आ सकते हैं। लेकिन हवाई यात्रा के साथ एक चैलेंज जुड़ा होता है, वो ये कि अगर वेदर कंडीशन अच्छी नहीं है, मौसम खराब है, तो हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं मिलेगी और आपको एक रात केदारनाथ जी में बिताना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर का किराया लगभग 6 से 7 हजार रुपए पर पर्सन का होता है। आप अपनी केदारनाथ यात्रा के दौरान केदारनाथ टेम्पल के अलावा अर्धनारीश्वर टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल एंड मणिकरण कुंड को भी विजिट कर सकते हैं। छोटे चाल धाम की यात्रा सीरीज में बद्रीनाथ धाम 4th एंड लास्ट धाम है जिसे आप विजिट करते हैं। बद्रीनाथ धाम गढ़वाल डिवीजन के चमोली डिस्ट्रिक्ट में 3133 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। यहाँ की मान्यता के अनुसार कलयुग के प्रारंभ में भगवान विष्णु ने कहा कि मैं अब
किसी मानव जाति को उसके पूजा के फलस्वरूप में साक्षात दर्शन नहीं दूंगा, लेकिन मूर्ति के रूप में दर्शन अवश्य दूंगा। और इसी के उपरांत उन्होंने अपने सारे स्वरूप को एक मूर्ति के रूप में ढाल दिया। जी हाँ, बद्रीनाथ जी में जो भगवान विष्णु की मूर्ति है, उसके बारे में ऐसा माना जाता है कि इस मूर्ति को किसी कलाकार ने, मूर्तिकार ने नहीं बनाया है, स्वयं भगवान विष्णु ने इस मूर्ति को बनाया है। उसके उपरांत से इस मूर्ति की पूजा जो है यहाँ होने लगी। लेकिन बौद्ध काल में इस मूर्ति को मंदिर से निकाल करके नारद कुंड में डाल दिया गया। लेकिन आदिगुरु शंकराचार्य जी को स्वप्न आया कि बद्रीनाथ जी की मूर्ति जो है वो नारद कुंड में पड़ी हुई है, जिसके उपरांत उन्होंने नारद कुंड से इस मूर्ति को निकाल के मंदिर में स्थापित किया और यहाँ पे इस मूर्ति की पूजा अर्चना जो है वो दोबारा की जाने लगी। विंटर में जब बद्रीनाथ जी का मंदिर बंद हो जाता है, उस वक्त इस मूर्ति को पांडुकेश्वर लाया जाता है और यहाँ पे उनकी पूजा अर्चना जो है वो की जाती है। पांडुकेश्वर वही स्थान है जहाँ पे राजा पांडु अपना राजपाट अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को सौंपने के उपरांत अपनी रानी कुंती और रानी माद्री के साथ रहा करते थे। बद्रीनाथ जी जाने के लिए तो कहीं ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मोटरेबल रोड जो है वो मंदिर तक कनेक्ट करता है और आप अपने व्हीकल से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। आप अपने बद्रीनाथ जी की यात्रा के दौरान बद्रीनाथ टेम्पल के अलावा नारद कुंड, तप्त कुंड, माता मूर्ति टेम्पल, चरण पादुका, पंचधारा, पंचशिला, व्यास गुफा और गणेश गुफा की भी यात्रा कर सकते हैं, इनको विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा इस रूट पे आप हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स को भी विजिट कर सकते हैं। तो ये तो थी जानकारी हमारे चारों धाम्स के बारे में। आइए अब जानते हैं कि इस यात्रा के दौरान हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना है, किन किन चीजों के बारे में प्रिकॉशन लेके चलना है। तो सबसे पहले आपको जिन चीज का ख्याल रखना है वो है आपके डॉक्यूमेंट्स। तो इस यात्रा के दौरान आपको अपना आधार कार्ड मैंडेटरी है जो आपको अपने साथ कैरी करना है, क्योंकि इस आधार कार्ड के बेसिस पे ही आपकी सारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट की जाती है। इस यात्रा के दौरान आपको 3 रजिस्ट्रेशन करने होते हैं। पहला देहरादून स्मार्ट सिटी का, दूसरा देवस्थानम टेम्पल ट्रस्ट का और तीसरा बायोमेट्रिक। इन तीनों रजिस्ट्रेशन में से देहरादून स्मार्ट सिटी और देवस्थानम की रजिस्ट्रेशन जो है वो आपकी ऑनलाइन होती है और बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फिजिकली प्रेजेंट होना होता है। बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन को पूरा करने के लिए आपको हरिद्वार, ऋषिकेश या मसूरी में स्थित GMBN के किसी भी ऑफिस में विजिट करके पूरा करना होता है। नेक्स्ट जिस डॉक्यूमेंट का आपने ख्याल रखना है वो है आपकी ऑनबोर्ड एंड रिटर्न जर्नी की टिकट्स। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग अपने टिकट्स जो है वो मिस कर देते हैं और 10 दिन के बाद जब वो वापस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तो उनकी रिटर्न टिकट जो है वो मिसिंग हो जाती हैं। तो प्लीज अपनी रिटर्न टिकट्स को संभाल के रखिए। तीसरी चीज जिसका आपने ख्याल रखना है वो है अम्ब्रेला एंड रेनकोट। आप अपने साथ अवश्य कैरी करें, क्योंकि यात्रा के दौरान आपको कहीं भी बरसात का सामना करना पड़ सकता है और इन चीजों की आवश्यकता पड़ सकती है। चौथी चीज जो आपको साथ कैरी करनी है वो है आपकी अपनी रेगुलर मेडिसिन। अगर आप डायबिटिक हैं, बीपी के पेशेंट हैं या आपकी और कोई रेगुलर मेडिसिन अगर चलती हैं तो अपने साथ उन रेगुलर मेडिसिन का स्टॉक लेके चलिए। हो सकता है कि आपको आपकी जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन है वो यहाँ पे यात्रा रूट के दौरान ना मिले, तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप अपने साथ आपकी जो मेडिसिन है उनका स्टॉक लेकर के चलें। केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी जाने के टाइम पे कुछ पर्यटकों को सांस की समस्या हो जाती है। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर अवश्य कैरी करें। ये ऑक्सीजन सिलेंडर आप अपने साथ अपने सिटी से भी ला सकते हैं या फिर आपको इन मार्गों पे भी ये ऑक्सीजन सिलेंडर इजीली अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट जिस चीज का आपने ख्याल रखना है वो है आपके वुलन क्लोथ्स। आप जब भी अपनी चार धाम की यात्रा प्लान करते हैं तो आप अपने साथ वुलन क्लोथ्स जरूर कैरी करें। रीजन कि पहाड़ों के ऊपर टेम्परेचर जो है वो अमूमन कम होता है और आपको ठंड की अनुभूति होती है। और लास्ट टिप जो मैं आपको देना चाहूंगा वो ये कि इस यात्रा के दौरान ऑयली फूड अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप ऑयली फूड अगर खा के चलते हैं पहाड़ों के घुमावदार रास्तों पे तो आपका जी मचलेगा, आपको उल्टी आने की संभावना ज्यादा होती है और आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। और अगर हम कोविड की गाइडलाइन की बात करें तो आज जनवरी 2021 में 96 आवर्स बिफोर की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के उत्तराखंड आप ट्रेवल कर सकते हैं। फर्दर अगर कोई गाइडलाइन में चेंजेस होते हैं, कुछ प्लस या माइनस, वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी डिटेल अभी तक हमने आपके साथ शेयर की है वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव एंड रोचक दोनों रही होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं
और जानते हैं कि हमारी ये 4 धाम की यात्रा कहाँ से शुरू होती है या फिर हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं और इस 4 धाम यात्रा में हमारा कितना बजट लगभग आ जाता है। 4 धाम की ये यात्रा हरिद्वार से शुरू होकर हरिद्वार पे खत्म होती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट आपको इंडिया के हर एक कोने से मिल जाती है। इसके अलावा आप नई दिल्ली और देहरादून इन दोनों जगह पे भी आ सकते हैं और यहाँ पहुंचने के लिए आपको ट्रेन और फ्लाइट कनेक्टिविटी दोनों मिलती है। तो आप अपने शहर से देख लें कि आपको क्या चीज बेटर कनेक्टिविटी के साथ मिलती है। आप अपनी जर्नी जो है इन तीनों जगह से स्टार्ट कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं बजट के बारे में। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं और अगर आपने ये यात्रा बस के द्वारा करनी है, आप अपने लिए कोई टैक्सी हायर नहीं करते हैं, तो अप्रोक्सीमेट जो बस का किराया आपको टोटल 10 से 11 दिन के अंदर बैठता है वो तकरीबन आपका 10 से 11,000 रुपए या 12,000 रुपए के आसपास आएगा। और अगर अपने लिए आप कोई व्हीकल हायर करते हैं तो वो आपको पर डे के रेंटल पे मिल जाती हैं। अब बात करते हैं वहां पे स्टे की। स्टे में जो सबसे इकोनॉमिकल ऑप्शन अवेलेबल है वो अवेलेबल है GMVN के रेस्ट हाउस और उनके डॉर्मेट्रीज। इसके अलावा आपको प्राइवेट डॉर्मेट्रीज और गेस्ट हाउसेस भी मिल जाते हैं। अगर गेस्ट हाउस की बात करें तो ये तकरीबन आपको 1000 से 1500 रुपए के मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम डॉर्मेट्रीज की बात करें तो डॉर्मेट्रीज आपको 200 से 300 रुपए पर बेड पर नाइट के हिसाब से आपको मिल जाती हैं। तो ये तो हो गई आपकी ट्रांसपोर्ट और अकोमोडेशन की बात। इसके अलावा आपका फूडिंग एक्सपेंस अलग होता है। अगर आप नॉर्मल थाली लेते हैं तो थाली पर डे पर मील के हिसाब से तकरीबन 200 से 250 रुपए वेजिटेरियन थाली आपको मिल जाती है। तो ये थी इंफॉर्मेशन आपके बस ट्रांसपोर्ट की, आपके स्टे की एंड आपके फूडिंग की। तो इन सारी चीजों को कंबाइन करके आप अपना एक बजट प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये पैकेज किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुक करते हैं तो आपकी सारी प्लेसेस पे आपको एक होटल प्रोवाइड किया जाता है। उन होटल्स में आपके स्टे एंड फूडिंग की व्यवस्था की जाती है और व्हीकल आपको जो है आपके अराइवल पॉइंट लाइक हरिद्वार रेलवे स्टेशन या दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली एयरपोर्ट, देहरादून रेलवे स्टेशन या देहरादून एयरपोर्ट, वहां से आपको पिक करती है और वापस आपके गंतव्य स्थान तक, आपके जो टर्मिनेशन पॉइंट है वहां तक आपको ड्रॉप करती है। तो अगर आप एक पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड सर्विस चाहते हैं तो आप अपना पैकेज एक ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुक कर सकते हैं। अगर हम अपने ट्रैवल एजेंट्स के पैकेजेस की बात करें तो उसमें कई सारी वैरायटीज होती हैं, फ्रॉम स्टैंडर्ड टू डिलक्स टू लग्जरी। डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी सर्विसेज चाहते हैं आपको पैकेजेस प्रपोज किए जाते हैं। अगर आप एक स्टैंडर्ड पैकेज लेते हैं जिसमें हरिद्वार से हरिद्वार 9 नाइट 10 डेज की सर्विसेज दी जाती हैं, इस पैकेज की कॉस्ट आपकी तकरीबन 31 से 32,000 पर पर्सन की होती है, जिसमें आपको एक पर्सनलाइज्ड व्हीकल एंड आपका सेपरेट होटल एंड फूडिंग, ये सारी चीजें आपके लिए अरेंज की जाती हैं। यही पैकेज अगर आप एक्स दिल्ली लेते हैं जिसमें आपकी जर्नी जो है वो 11 नाइट्स 12 डेज की हो जाती है, तो ये पैकेज आपको तकरीबन 38 से 39,000 पर पर्सन का आता है। ये पैकेज के प्राइस जो मैंने आपको दिए हैं ये एक अप्रोक्सीमेट बजट है, इसके अराउंड आप अपना बजट प्लान कर सकते हैं। वेरियस ट्रैवल एजेंट्स के पैकेजेस इसी प्राइस के अराउंड रहते हैं। डिपेंडिंग ऑन आप किस तरीके के सर्विसेज उनसे डिमांड करते हैं, ये प्राइस ऊपर या नीचे की जा सकती है। दोस्तों, अपनी 4 धाम यात्रा प्लान करने में अगर आप कोई सपोर्ट चाहते हैं, कोई असिस्टेंस चाहते हैं, तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे 4 धाम यात्रा के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड हमने जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी है ये आपको हेल्प करेंगे आपकी 4 धाम यात्रा प्लान करने में। टुवर्ड्स द एंड एक बार फिर कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल और हमारे वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुंच सके। मैं फिर मिलता हूं आपको हमारे एक और रोचक और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। टिल देन, स्टे फिट एंड एक्टिव एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। जय हिंद।